सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने जो ब्लड फार्माकोलॉजी थी वो हमने देखी थी। मतलब जो ब्लड थिनर्स, प्रोकोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स, ये सब थे, वो सब देखा था। अब इस वीडियो से मैं शुरू करूंगा सेरोटोनिन फार्माकोलॉजी, हिस्टामीन फार्माकोलॉजी, या फिर इन्हें हम ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले सेरोटोनिन फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में मैं हिस्टामिन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इसमें ये जो टॉपिक है इसमें तीन चार वीडियोस तो होंगी। सेरोटोनिन होगा, हिस्टामिन होगा, उसके बाद आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे एक वीडियो होगी। फिर आपके जो एनसाइड्स एनसाइड्स क्या होते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल जैसे आपने एक ड्रग सुनी होगी, डाइक्लोफिनेक, सबसे कॉमन है। कहीं भी दर्द होता है तो हम डाइक्लोफिनेक लगा लेते हैं। तो ये होती है एनसेड। आगे देखेंगे वीडियोस में जब मैं बनाऊंगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे दो डिजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एक गाउट और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत ही इमर्जिंग डिजीजेस भी हैं। इमर्जिंग तो क्या है, बहुत पहले से ही प्रेजेंट है, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। पर अभी हम सबसे पहले देखते हैं सेरोटोनिन फार्माकोलॉजी, और इसमें एक टॉपिक है हमारा माइग्रेन, इसके बारे में। तो सेरोटोनिन का दूसरा नाम होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ओके। अब ये सेरोटोनिन का केमिकल नेम है, ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। और जब सेरोटोनिन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो उस सिंड्रोम को हम बोलते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम, क्या कॉज बाय एक्सेस ऑफ सेरोटोनिन। अब जो सेरोटोनिन होता है हमने देख लिया, उसका नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो भी 5 HT के नाम से ही जाने जाते हैं, कि सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं 5 HT रिसेप्टर्स। तो अब जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। 5HT1 to 5HT7 होते हैं। 5HT1 to 5HT7 होते हैं। और जो ये होते हैं ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, एक्सेप्ट 5HT3 जो कि क्या होता है, आयन चैनल रिसेप्टर। ये इसका मतलब क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में बायोकेम में पढ़ा ही होगा कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होते हैं। जिनके सात प्रोटीन्स होते हैं। जब कोई भी मैसेंजर आता है तो पढ़ा ही होगा आपने कि उसकी तीन सब यूनिट होती है, अल्फा बीटा गामा, और एक जीटीपी होती है। फिर वो जीडीपी होती है, वो जीटीपी में कन्वर्ट होती है, वो फिर अल्फा को एक्टिवेट करती है। फिर उससे आपका साइक्लिक एमपी इंक्रीज होता है। फिर उससे अल्टीमेटली जाके प्रोटीन्स बनते हैं, ये आपने बायोकेम में पढ़ा होगा। तो जो 5HT1 to 7 है उसमें सारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, एक्सेप्ट वन जो कि है 5HT3। वो क्या होता है, आयन चैनल रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर वो होता है जिसमें जी प्रोटीन नहीं बल्कि सोडियम आयन इन्वॉल्व होता है। ओके। अब एक ये पॉइंट आप याद रखो कि जो बस्पिरोन है, एक ये ड्रग है। ये बस्पिरोन क्या होती है, ये 5HT1 ए पार्शियल एगनिस्ट होती है। मतलब अब हमने देखा है इसके 7 रिसेप्टर्स है सेरोटोनिन के, 5HT1 to 7 है। अब जो हर एक रिसेप्टर होता है, जैसे वन है तो उसमें 1A होगा, 1B होगा, 1F होगा, ऐसे करते करते 1Z तक होंगे। वैसे ही 7 है, उसमें 7A से 7Z तक होंगे, ऐसे भी रिसेप्टर्स होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, डरने की बात नहीं है। अभी आप बस इतना याद रखो कि एक ड्रग है बस्पिरोन। वो 5HT1 ए पार्शियल एगोनिस्ट होती है। अब जैसा कि हमने देखा कि 5HT जो सेरोटोनिन का रिसेप्टर है, तो इसका काम क्या होगा, सेरोटोनिन का जो एक्शन है उसे इंक्रीज करना। मतलब सेरोटोनिन इस पे एक्ट करेगा और उससे सेरोटोनिन का जो एक्शन है वो इंक्रीज होगा। अब जो 5HT1 है वो, मतलब जो मतलब बस्पिरोन है वो 5HT1 पार्शियल एगोनिस्ट है। मतलब वो जो 5HT1 रिसेप्टर है उसे इनिबिट भी करेगा, और मतलब 50% इनिबिट करेगा, 50% एक्साइट करेगा, ऐसा आप समझो। तो इससे होगा क्या, इससे सिंपली ये होगा कि जो सेरोटोनिन का जो नॉर्मल एक्शन है वो कम आएगा। तो इसे हम यूज क्या करते हैं, इसे हम यूज करते हैं अक्यूट एंजाइटी डिसऑर्डर, यहाँ पे लिखा है डज नॉट वर्क। इसे हम जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर जीएडी जिसे हम बोलते हैं जीएडी, या फिर क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं। क्योंकि एंजाइटी एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो उस इसीलिए हम बसपिरोन देते हैं ताकि वो उसके जो एक्शन को थोड़ा कम करे। क्या लिखा है, पार्शियल स्टिमुलेशन डिक्रीजेस सेरोटोनिन रिजल्टिंग इन डिक्रीज एंजाइटी। इसका एडवांटेज है कि इससे सिडेशन नहीं होता, डिपेंडेंस नहीं हो डेवलप होती। ओके। फिर अब ये तो पहली ड्रग हो गई बसपिरोन। दूसरी ड्रग जो इसमें आती है वो आती है ट्रिप्टन्स। अब ट्रिप्टन्स ड्रग क्या होती है, ये होती है 5HT1B या 1D एगोनिस्ट। 5HT1B या 1D एगोनिस्ट। ठीक है। फाइव, अब इनका क्या काम है, ये क्या कराते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। अब देखो,
पहली बात तो आप ये याद रखो कि जो ट्रिप्टन्स होते हैं दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन, अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन अटैक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होते हैं? ट्रिप्टन्स होते हैं हमारे पास। तो ट्रिप्टन्स क्या होते हैं? ट्रिप्टन्स 5-HT1B या 1D एगोनिस्ट होते हैं। तो इससे हुआ क्या, जो सेरोटोनिन का जो एक्शन है वो बढ़ेगा। सेरोटोनिन का एक्शन होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन कराना। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा जिससे माइग्रेन के सिम्टम्स नहीं आएंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, देखो, जो सेरोटोनिन मतलब जो माइग्रेन है वो होता क्यों? वो होता है ड्यू टू वैसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स। कोरोनरी ब्लड वेसल्स, जब भी कोरोनरी ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन होता है तभी माइग्रेन के सिम्टम यानी हेडेक, ब्लरिंग और विजन ये सब होता है। तो इन्होंने क्या करा दिया? वैसो कंस्ट्रिक्शन करा दिया। डिक्रीज न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन रिजल्टिंग इन डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड प्रोटीन। जब भी वैसोडाइलेशन होगा या जब भी किसी नर्व की इन्फ्लामेशन होगी, फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली जो नर्व होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, तो उनकी इन्फ्लामेशन होगी तो कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, एक आ, आप ये समझो हार्मोन समझ लो या एक केमिकल समझ लो या मीडिएटर समझ लो, ये रिलीज होगा। तो अगर ये रिलीज होगा तो माइग्रेन के जो सिम्टम्स हैं वो आएंगे। तो ट्रिप्टन्स क्या करते हैं? इनका एक्शन कम करते हैं, डिक्रीज नोजिया और वॉमिटिंग होती है। बट इन्हें हम कॉन्ट्रा इंडिकेट क्या करेंगे? देखो इनका काम क्या है, इनका काम है वैसो कंस्ट्रिक्शन कराना। अब भाई मान लो किसी पेशेंट को इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, यानी सिंपली उसके जो हार्ट की ब्लड वेसल्स है उनका जो ल्यूमेन है उसमें देर इज ब्लॉकेज। तो अगर वहां वैसो कंस्ट्रिक्शन करा दिया तो दैट इज नॉट गुड फॉर हार्ट, क्योंकि जो थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई जा भी रही होगी वो भी नहीं जाएगी। तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज में इन्हें हम नहीं दे सकते। या कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म, मतलब ऑलरेडी वो वैसो कंस्ट्रिक्शन की स्टेट में है तो हम आगे से वैसो कंस्ट्रिक्टर्स नहीं दे सकते। या फिर प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। ओके। अब देखो जैसे ट्रिप्टैन्स वैसोकंस्ट्रिक्टर्स हैं, वैसे ही एक क्लास ऑफ ड्रग और होती है, वो होती है एर्गोट्स। वो भी क्या होता है? आपके वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं। तो दोनों का एक्शन सेम है, वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं। तो इसीलिए एक बात यहाँ लिखी गई है कि जो एर्गोट्स है और ट्रिप्टन्स है, ट्रिप्टन में जैसे सूमाट्रिप्टन एग्जाम्पल हो गया, इन्हें हम एक साथ नहीं दे सकते। क्यों? भाई हाइपरटेंसिव कंडीशन भी हो सकती है, या फिर ये जो हैप्टिक डिजीजेस लिखी है अ, इनकी मतलब और सीवियर हो सकते हैं। दूसरा ये है, triptans should not be given in combination with SSRI and SNRIs। SSRI SNRI क्या होता है? आप अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं और इनका काम है कि सेरोटोनिन का जो लेवल है उसे इंक्रीज करना है। तो अगर ये भी सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं और ट्रिप्टन्स भी आपका सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है? मैंने शुरू में बताया था, सेरोटोनिन सिंड्रोम, या जिसे हम और क्या बोलते हैं, कार्सिनॉइड सिंड्रोम। ओके, ये जो सेकंड पॉइंट है आगे डिस्कस होगा। अब जैसे मैंने बताया एर्गोट्स के बारे में, तो दे आर डिराइव फ्रॉम फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरा। दे हैव मल्टीपल एक्शंस ऑन 5-HT यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर पे भी, अल्फा पे भी, डोपामीन रिसेप्टर्स पे भी। ये अल्फा और डोपामीन रिसेप्टर्स तो एएनएस में डिस्कस होगा। ओके। ये मैंने पहले ही बताया कि एर्गोटामीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इस्चेमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म एंड अनकंट्रोलेबल हाइपरटेंशन। क्यों? जैसे यहाँ लिखा था कि ट्रिप्टन्स कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं क्योंकि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, वैसे ही एर्गोट्स भी तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं, तो इसलिए ये भी तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही होंगे। दैट इज अ लॉजिकल थिंग। अब जैसे यहाँ लिखा है एर्गोटामीन्स कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन, तो अब जैसे जैसे आपको पता है डायबिटिक फुट या गैंग्रीन, पता है आपको गैंग्रीन क्यों होता है? जब किसी टिश्यू की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है तो वहाँ ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से टिश्यू डेड हो जाता है। अब वो डेड टिश्यू, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को तो हम गैंग्रीन बोलते हैं। तो एर्गोटामीन्स अगर हम दे देंगे उस पेशेंट को तो वो गैंग्रीन और वर्सन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम किसी पेशेंट को गैंग्रीन मतलब एर्गोटामीन्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उस पेशेंट को ऑलरेडी कंप्लेन्स हैं इस चीज़ की, गैंग्रीन की, तो हम हमें क्या वैसोडाइलेटर भी देने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड, ये वैसोडाइलेटर होता है, आर्टरी और वेन को डायलेट करता है ताकि ब्लड सप्लाई वहाँ की बरकरार रहे। दूसरा ये है कि एर्गोटामीन्स आर नॉट यूज्ड फॉर लेबर इंडक्शन। वाई दे आर नॉट यूज्ड फॉर लेबर इंडक्शन? क्योंकि देखो ये अब इसका एक काम और होता है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है। अब अगर ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन भी करा रहा है तो भाई अगर लेबर हमें इनिशिएट करना है तो उसमें यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन ही तो कराना होता है। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है कि ये अपर और लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस दोनों को
कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। अब अगर अपर और दोनों सेगमेंट दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट करा दिया तो बेबी बाहर कहाँ से आएगा? तो इट लीड्स टू फीटल डिस्ट्रेस। इसीलिए एर्गोटामीन्स को लेबर इंडक्शन के लिए भी नहीं देते। ठीक है। दूसरा, अब एक क्वेश्चन देखो, विच इज बेटर फॉर अक्यूट माइग्रेन अटैक, ट्रिप्टन्स और एर्गोटामीन्स? सो ऑब्वियसली ट्रिप्टन्स आर बेटर, क्योंकि अब जैसे एर्गोटामीन्स है, उनका काम है सिर्फ वैसो कंस्ट्रिक्शन कराना, लेकिन ट्रिप्टन्स का हमने देखा कि वैसो कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ ये जो कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज हो रहा था, इसको भी कम करा रहे थे। तो ट्रिप्टन्स के डुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो इसलिए वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन क्या है। तो अब देर आर टू थ्योरीज फॉर माइग्रेन, ये मैंने आपको बता ही दिया। वेस्कुलर थ्योरी क्यों होता है? क्योंकि वैसोडाइलेशन होता है एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लड वेसल्स का। दूसरा न्यूरोजेनिक थ्योरी थी, उसमें क्या था? इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व विच लीड्स टू द इंक्रीज इन सीजीआरपी, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड। ये था। अब है फार्माकोथेरेपी ऑफ माइग्रेन। फार्माकोथेरेपी मतलब कोई पेशेंट माइग्रेन की कंप्लेन लेके आ रहा है, तो उसको क्या क्या प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो देखो, ट्रिप्टेंस तो हमें पता ही है। फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमनली यूज सुमाट्रिप्टेन, दे आर द ड्रग। बाकी एनसेड्स। एनसेड्स क्या होते हैं? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। अभी बस आप इतना याद रखो कि ये एंटी इंफ्लामेटरी है। और माइग्रेन में क्या हो रहा था, देखो जैसे यहाँ लिखा है, इन्फ्लामेशन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व या फिर कोई और भी नर्व जिससे कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड बढ़ रहा था। तो हम एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग देंगे। मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है? डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक। ठीक है। एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स मतलब जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि एमएसएस का मतलब होता है वॉमिटिंग, तो एंटी एमेटिक्स का मतलब होगा जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करेंगे। तो माइग्रेन में क्या हो रहा था? नोजिया और वॉमिटिंग दोनों हो रहे थे, तो अब हम एंटी एमेटिक्स देंगे तभी तो वॉमिटिंग के जो सिम्टम्स है वो हटेंगे। तो मोस्ट कॉमनली ऑन्डेंसेट्रॉन, मेटोक्लोप्रोमाइड, ये दिए जाते हैं। एर्गोट्स, एर्गोटामीन, डाइहाइड्रोएर्गोटामीन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। सीजीआरपी एंटागोनिस्ट। सीजी, अब देखो, सीजीआरपी जो रिलीज हुआ है इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व की वजह से, अगर हम उसका एंटागोनिस्ट दे दें तो उसका जो एक्शन है वो एकदम नलीफाई हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल हैं यूब्रोजीपैन, रिमेजीपैन। 5-HT1F एगोनिस्ट, इसका एग्जांपल है लैसमिडिटैन। 5-HT1F एगोनिस्ट का भी एक्शन क्या होगा भाई? सेरोटोनिन रिली इंक्रीज करेगा, जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। इसका एग्जांपल है लैसमिडिटैन। ओके। ये तो हो गया अगर कोई पेशेंट अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के साथ आ रहा है। अगर हमें प्रोफाइलैक्टिकली देना है, मतलब किसी पेशेंट को अभी तो कंप्लेन नहीं हो रही है माइग्रेन की, लेकिन उसकी हिस्ट्री है कि उसे माइग्रेन के अटैक्स आते रहते हैं, तो हम उसे कौन सी ड्रग्स देंगे कि आगे फ्यूचर में ऐसे कोई अटैक ना आए? तो सबसे पहली ड्रग होती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। देखो ये जो ड्रग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स यहाँ लिखा है, या फिर ये SSRI SNRI यहाँ लिखा था, ये मेनली CNS के टॉपिक में आएंगी, जो कि ऑटोकॉइड्स के बहुत बाद में आता है सिलेबस वाइज। तो अभी बस आप नाम याद रखो, दैट्स इट। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल एमिट्रिप्टिलिन हो गया। ओना बोटुलिनम टॉक्सिन ए, ये भी हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए दे सकते हैं, हालांकि कॉमनली नहीं दी जाती। फिर एंटी एपिलेप्टिक्स हो गया, जैसे एंटी एपिलेप्टिक्स का मतलब आपको बता दूं मैं। एपिलेप्सी क्या होता है? सीजर, सीजर यानी दोहरे। तो हम एंटी एपिलेप्टिक्स भी दे सकते हैं प्रोफाइलैक्टिकली, क्योंकि एपिलेप्सी भी एक कारण हो सकता है माइग्रेन का। तो इसमें गाबापेंटिन हो सकता है। गाबापेंटिन क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम वैल्प्रोएट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। टोपिरामेट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। बस आप अभी के लिए नाम याद रखो, क्योंकि ये CNS में आएगा। फिर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ये ANS में आएगा, तो अभी के लिए बस आप नाम ही याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमनली प्रोपेनोलॉल या टिमोलॉल या मेटोप्रोलॉल। मेटोप्रोलॉल, अब जो लोग जिनके घर में हार्ट पेशेंट्स हैं या आसपास में हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके कभी कभी दवाई देखना, तो मेटोप्रोलॉल जो कि मार्केट में एम बीटा नाम से आती है, ये उनको दी जाती है। तो बहुत कॉमन ड्रग है ऐसे केसेस में। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसे T टाइप फ्लूनारिजीन, L टाइप वेगाटेमिल। जो T टाइप होते हैं वो आपके CNS में प्रेजेंट होते हैं, और जो L टाइप होते हैं वो आपके CVS में प्रेजेंट होते हैं। CGRP एंटागोनिस्ट तो हमने ऊपर ही देख लिया था। इन ड्रग्स को आप ना या नहीं याद रखो तो अच्छा है, जो ऊपर बताए गए थे, यूब्रोजीपैन, इमेजीपैन, वही आप याद रख लो। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह लिखा है, ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर माइग्रेन इज ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर माइग्रेन इज वैसोकंस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय वैसोडाइलेशन। भाई,
हमने पढ़ा था कि माइग्रेन क्यों होता है, जब वैसोडाइलेशन होता है ना। मेन चीज तो यही है, मेन कहानी तो यही है। लेकिन ये वैसोडाइलेशन होता क्यों है? क्योंकि उससे पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, देखो ये तो हमारा कोई इतना इंटरेस्ट के लिए नहीं है। बट बस आप याद रख सकते हो कि ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है वैसोडाइलेशन का, वो होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। मतलब माइग्रेन होता क्यों है, वो होता तो वैसोडाइलेशन की वजह से है, लेकिन वो वैसोडाइलेशन क्यों होता है, वो होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। सिंपल। ठीक है। सो इन दिस कंडीशन, वेरेपेमिल, वेरेपेमिल क्या थी, हमने ऊपर ही देखा था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मतलब यहाँ कैन बी यूज एज अ वैसोडाइलेटर टू प्रिवेंट द माइग्रेन ट्रिगरिंग फैक्टर वैसो कंस्ट्रिक्शन। मतलब देखो यहाँ तो हम जितनी ड्रग्स दे रहे हैं ये वैसो कंस्ट्रिक्शन का भी काम कर रही है, वैसो कंस्ट्रिक्शन का। लेकिन अगर हम एक वैसो डायलेटर ही देते पहले ही, जिससे वैसो कंस्ट्रिक्टर कंस्ट्रिक्शन ना हो, तो माइग्रेन कैन बी प्रिवेंटेड। ओके। अब ये जैसे मैंने बताया 5-HT1 to 7 ड्रग रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे 5-HT1 के बारे में पहले देखें, तो इसका हमने एक ड्रग पढ़ी थी बस्पिरोन, जो कि क्या थी, 5-HT1 ए पार्शियल एगोनिस्ट। कहाँ दे रहे थे, क्रॉनिक और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में। फिर 5-HT1B 1D एगोनिस्ट तो कौन सी थी, ट्रिप्टेंस फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमनली सुमा ट्रिप्टेंस या नैरो ट्रिप्टैन, एल्मो ट्रिप्टैन। कहाँ दे रहे थे, अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में क्या थी, वही ड्रग ऑफ चॉइस थी। फिर 5-HT1F एगोनिस्ट, ये भी हम अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में देते, क्या पढ़ा था एग्जाम्पल, लैसमिडिटैन। ठीक है, अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में। फिर 5-HT2 के बारे में थोड़ा बात करें, तो 5-HT2 एंटागनिस्ट जो ड्रग्स होती हैं, उनको हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी बोलते हैं। अब ये फिर से सीएनएस वाले टॉपिक में आएगा, जो कि सिलेबस के हिसाब से ऑटोकोइड्स के बाद आता है, तो इसलिए हमने भी जब पढ़ा था तो बस याद ही रखा था। बाद में जो सीएनएस पढ़ा था वहां से रिलेट किया कि वहां भी ये लिखा था बस। 5-HT2 जो एंटागोनिस्ट होती है वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहलाती हैं, क्लोजापीन, ओलेंजापीन, रिस्पेरिडोन, ये सब होती हैं। 5-HT2C एगोनिस्ट एक ड्रग होती है, लॉर्कासिलीन, ये ओबेसिटी कम करती है। फिर एक ड्रग होती, अब ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 5-HT2 एंटागनिस्ट, आप बस इतना याद रखो, 5-HT2 एंटागनिस्ट एक ड्रग जो कि है सिप्रोहेप्टाडीन। सिप्रोहेप्टाडीन ड्रग ऑफ चॉइस है कार्सिनॉइड सिंड्रोम। ऊपर ही पढ़ा था कार्सिनॉइड सिंड्रोम क्या होता है, जब सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो सिप्रोहेप्टाडीन ड्रग ऑफ चॉइस है कार्सिनॉइड सिंड्रोम के लिए, बस इतना याद रखो आपकी, ये 5-HT2 एंटागनिस्ट होती है और ड्रग ऑफ चॉइस है कार्सिनॉइड सिंड्रोम के लिए। ठीक है। फिर 5-HT3 के बारे में बात करते हैं। एक पॉइंट और ऊपर पड़ा था, याद हो तो, कि 1 to 7 में सिर्फ एक 3 होता है जो आयन चैनल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, GPCR होते हैं, है ना। तो जो 5-HT3 है उसके एंटागनिस्ट है जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन। फिर से ऊपर पड़ा था कि ऑन्डेंसेट्रॉन क्या है, एंटी एमिटिक, देख लेना ऊपर दो लिखी थी, ऑन्डेंसेट्रॉन और मेटोक्लोप्रामाइड। तो उसमें से जो आ, ये ऑन्डेंसेट्रॉन है ये तो आपकी 5-HT3 ब्लॉकर है, जबकि जो मेटोक्लोप्रामाइड है डोपामीन ब्लॉकर है। ये भी आगे आएगा, अभी के लिए बस आप ये देखो कि 5-HT3 एंटागनिस्ट ऑन्डेंसेट्रॉन है, और जिसे हम कहाँ देते हैं, वो एंटी एमिटिक है, अर्ली कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग, बस आप अभी इतना याद रखो कि वॉमिटिंग में देते हैं। फिर 5-HT4 एगनिस्ट, ड्रग के नाम चाहो तो याद रख लो, वैसे तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखो कि 5-HT4 एगनिस्ट को GERD, दैट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में दिया जाता है। बस इतना याद रख लो, बस। ठीक है। तो ये तो था सेरोटोनिन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्टामिन के बारे में, उसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं दो टॉपिक कवर कर लूंगा, वो होंगे आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें भी दो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जो होंगे गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस।